हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब सकुशल आनंद में होंगे। तो दोस्तों, आज 25 दिसंबर को अपनी स्टोरी शुरू करते हैं। दोस्तों, जब मिस्टर आर्यन और रयान ने तिया के बारे में ये जाना कि वह अश्वथ की वाइफ है, उनके होश उड़ गए। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। रयान हकलाते हुए बोला, वह आपकी वाइफ है। अभरम जल्दी से बोला, हाँ वह अश्वथ की वाइफ है और आनंद फैमिली ने अश्वथ और तिया की शादी को एक्सेप्ट कर लिया है। एंड मिस्टर आर्यन, आपको नहीं लगता आप अपने गुनाह में अपने बेटे को भी शामिल करना चाहते हैं? हमारी रयान या फिर चरन्या से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, ना ही आपसे है, लेकिन क्या करें, आपने काम ही ऐसे किए हैं कि आपकी शक्ल भी देखना हमें मंजूर नहीं है। जब भी मैं आपको देखता हूँ मुझे याद आता है कि आपने मेरे दोस्त और उसके परिवार को इतने सालों तक कितनी तकलीफें दी हैं। आपकी वजह से उन्होंने इतनी तकलीफें सही है, सिर्फ आपके सो कॉल्ड प्यार के चक्कर में। अगर आपको उसी औरत से हमेशा से प्यार था तो ऊंजा आंटी की लाइफ बर्बाद करने की क्या जरूरत थी? नहीं करते शादी। आपके गुनाहों की सजा आपके बेटे रयान और चरन्या को भी भुगतनी पड़ रही है। आपकी वजह से ही उन्हें भी नफरत झेलनी पड़ रही है, क्योंकि वह आपका बेटा है। भले ही उसने कुछ भी गलत नहीं किया है, फिर भी कहते हैं ना, गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। वैसे ही आपके साथ आपके बच्चों को भी यह सब सहना पड़ रहा है। पर एक बात अच्छी है रयान की, कि वह आपकी तरह नहीं है, कम से कम। अश्वथ ने अभरम को चुप रहने का इशारा किया और बोला, मैं एस के कंपनी को बचा लूंगा। वैसे भी एस के कंपनी के कुछ ब्रांच फॉरेन में भी है। मैं आप लोगों को वहां सेटल कर दूंगा। आप लोग वहां पर चैन से रह सकते हैं। और रयान, तुम्हें इतना अफसोस करने की जरूरत नहीं है। आई नो तुम हमारी फैमिली में शामिल होना चाहते हो। तुम हमेशा से चाहते थे कि सब ठीक हो जाए और एक हैप्पी फैमिली हो जाए, पर यह कोई फैंटेसी नहीं है, ये रियल लाइफ है। जख्म बहुत गहरे हैं जो अभी तक भरे नहीं हैं और ना कभी भर सकते हैं। हम लोग ये भूल नहीं सकते कि हमारे परिवार ने कितनी तकलीफें और अपनों के जाने का गम सहा है। आई नो मिस्टर आर्यन, आपको अपने किए पर पछतावा है, पर अब इसका कोई फायदा नहीं है। आपके पछताने से या फिर आपके माफी मांगने से वो लोग वापस जिंदा होकर नहीं आ जाएंगे जो आपकी वजह से मरे हैं। आपने जब ये सब किया होगा आपको बिल्कुल भी गलत नहीं लगा होगा, बिल्कुल भी नहीं। एक पल के लिए भी आपका दिल नहीं घबराया होगा। आपके लिए बहुत आसान था ये सब करना, लेकिन हमारे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं है। हमने वह दर्द सहे हैं जो आपने कभी नहीं सहा है। मेरी माँ भी आपकी वजह से हमें हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। शायद आपको याद ना हो, जिस दिन मेरी माँ अपनी जिंदगी की आखिरी सांस ले रही थी, उस दिन आप अपनी बीवी और बच्चों के साथ अपने मैरिज एनिवर्सरी मना रहे थे। आपने किसी के बारे में नहीं सोचा, ना दादाजी के बारे में, ना बड़े पापा के बारे में, ना ही चाचू के बारे में। आपको उस वक्त सिर्फ अपना स्वार्थ और प्यार ही दिखा, अपना परिवार नहीं जो सिर्फ आपकी भलाई चाहता था। आपको आपके वह दोस्त नजर नहीं आए जो आपकी भलाई चाहते थे, आपके बारे में बुरा नहीं चाहते थे। आपने खुद अपने हाथों से सब कुछ बिगाड़ा है, सब तोड़ दिया है जिसे दोबारा बनाया नहीं जा सकता। अगर बन भी गया ना तो उनमें गहरी दरारें और दूरियां रहेंगी जो कभी भी नहीं भरेंगे, ना कम होंगे। मुझे पता है आपको बहुत पहले ही अपनी वाइफ के बारे में पता चल गया था कि उसने आपको फंसाया था। आपकी भी गलती है, आपने जानते हुए भी उन्हें गलत काम करने से नहीं रोका, और ऊपर से आपको अपना सब कुछ मेरे नाम करने की या फिर मेरे बच्चे के नाम करने की कोई जरूरत नहीं थी। आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं आपसे कुछ भी लूंगा? आपको अपने दोनों बच्चों रयान और चरन्या में बांट देना था, मेरे नाम की वसीयत नहीं बनवाना चाहिए थी। इतनी गलतियां करने के बाद भी कम से कम आप और गलती तो नहीं करते। आपको पता भी, आपकी बीवी ने अपने भाई को भी अपने साथ मिला लिया, जो मेरा डॉक्टर था। उसने ये कहा कि मैं कभी पिता नहीं बन सकता। मुझे झूठी रिपोर्ट दिखाया गया। इतने सालों तक मैं अंधेरे में रहा, सिर्फ आपकी एक वसीयत की वजह से। ये सुनकर मिस्टर आर्यन आंखें बड़ी करके अश्वथ को देखने लगे, क्योंकि उन्हें पता चल गया था न्यूज़ में देखकर, पर उन्हें दोबारा अश्वथ के मुंह से ये सब सुनकर अफसोस हो रहा था। वह अच्छे से जानते थे कि उन्होंने जो किया है वो कभी ठीक नहीं हो सकता। वो जितना ठीक करने की कोशिश करेंगे उतना बिगड़ता जाएगा। अश्वथ गहरी सांस लेकर बोला, आपको पता है मॉम खुद को कितना लकी मानती थी कि आप उनके हस्बैंड है।
उन्हें अपनी किस्मत पर नाज होता था। आप एक नज़र भी उठाकर उन्हें देखते वो खुश हो जाती थी। और आदित्य वह सबसे ज्यादा आपसे प्यार करता था। हमेशा आपके आगे पीछे जब से चलना सीखा था घूमता रहता था। आपके पीछे पीछे मॉम के पास तो कम ही जाता था। और मैं ये कहते कहते वह रुक गया क्योंकि अश्वथ के जज्बात बाहर आने लगे थे। उसकी आंखें पनीली हो गई थी। इतने सालों से अपने सीने में दबाया हुआ दर्द बाहर आ रहा था। वो गुस्सा बाहर आ रहा था जिसे उसने न अपने सीने में दबा रखा था और अंदर ही अंदर उससे लड़ रहा था। भले वह कितना ही मजबूत इरादों वाला था, अपने इमोशंस किसी को शो नहीं करता था, पर था तो इंसान है जिसके अंदर भी इमोशंस थे, उसके सीने में भी दिल था। मिस्टर आर्यन की आंखों में आंसू आ गए थे। उन्हें याद आ रहा था कि ओमजा छोटी छोटी चीजों पर भी कितनी खुश हुआ करती थी, कभी भी किसी भी चीज के लिए नहीं कहा था। और आदित्य हमेशा उसके आगे पीछे घूमता रहता था। जब भी वो ऑफिस से आता था उसके पैरों से आकर लिपट जाता था और अपने फीडिंग बोतल का पानी लाकर अक्सर उसे दिया करता था या फिर उसे पिलाने की कोशिश करता था। और अश्वथ उसे अपना आइडल मानता था। जब भी उसे पूछा जाता था वह कहता था कि वह बड़ा होकर अपने डैड की तरह बनेगा। उसका परिवार उससे बहुत प्यार करता था, एक हैप्पी फैमिली थी, पर उसने सब कुछ खत्म कर दिया। जेना उस तक कभी भी उसके परिवार की कोई भी खबर पहुंचने ही नहीं देती थी। ओमजा की मौत की खबर भी उसे 1 साल बाद पता चली थी। अश्वथ अपने जज्बातों को काबू में करते हुए बोला, जब उज्जवल आंटी ने आपके बारे में बताया था ना, तब भी मैंने यकीन नहीं किया था कि आप ऐसा कर सकते हैं, बिकॉज आप हमारा रोल मॉडल थे। पर ज्यादा देर तक यकीन टिक नहीं सका, आपने सबका यकीन तोड़ दिया। मुझे लगा था उसके बाद भी कि आप हमारे बारे में सोचेंगे, मॉम के बारे में सोचेंगे, अपने परिवार के बारे में सोचेंगे, पर आपने किसी के बारे में नहीं सोचा। आपने तो आदित्य को भी, जो आपकी गोद में आने के लिए मचल रहा था, उसे भी नहीं उठाया। एक ही पल में हम आपके दुश्मन बन गए। आपने हमारे साथ ऐसा बिहेव किया जैसे हम आपके बच्चे थे ही नहीं, जैसे हम आपके सौतेले बच्चे थे। जो लोग आपको आज जो आप महसूस कर रहे हैं ना, उस दर्द से बचाना चाहते थे, उन लोगों को ही आपने गलत समझा, अपना दुश्मन मान बैठे। अगर उस वक्त आपने समझदारी दिखाई होती है ना, आपको आज ये दिन देखना नहीं पड़ता, ना आज आप पछता रहे होते, आज आपका परिवार आपके साथ होता और ना ही रेयान को या फिर चरन्या को ये सब झेलना होता। जैसा भी होता, उस वक्त अगर आपने समझदारी दिखाई होती, कोई ना कोई रास्ता निकल ही आता। पर आपके सिर पर तो आपके पहले प्यार का भूत सवार हो गया था। अपने प्यार पर विश्वास करना अच्छी बात है, विश्वास से ही किसी भी रिश्ते की नींव रखी जाती है, पर जरूरत से ज्यादा अंधा विश्वास सही नहीं होता है। अक्सर इंसान खुद को बर्बाद कर लेते हैं, जैसे आपने खुद को किया और साथ में उन लोगों को भी जिनकी कोई गलती नहीं थी। अभ्रम अश्वथ को देखने लगा। वह जानता था अश्वथ अंदर ही अंदर लड़ रहा है। वह चाहता था कि आज अश्वथ अपने गुस्से को और दर्द को बाहर निकाले। मिस्टर आर्यन और रेयान भी समझ रहे थे कि अश्वथ कितनी तकलीफ में है। रेयान अच्छे से समझ रहा था उस समय अश्वथ को कितनी तकलीफ हुई होगी जब मिस्टर आर्यन ने उन्हें छोड़ दिया। शायद अगर वह अश्वथ की जगह होता तो शायद ही अपने परिवार को संभाल पाता। वो तो अश्वथ था जिसने सब कुछ संभाला। वह जानता था कि कभी भी आर्यन फैमिली को उससे या फिर चरन्या से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मिस्टर आर्यन बोले, आई एम सॉरी, आई नो मेरे सॉरी कहने से कुछ भी ठीक नहीं होने वाला और ना ही सबके लिए आसान है, मुझे माफ करना। मैंने बहुत तकलीफ दी है सबको, मैं तुम्हारे जितना समझदार नहीं था, मैंने सब बर्बाद कर दिया, मैंने अपना परिवार खो दिया। यू आर राइट, मैं कितना भी बनाने की कोशिश करूंगा और बिगड़ता जाएगा। माफ करना किसी के लिए भी आसान नहीं है। सॉरी कहना बहुत आसान है। मैंने जो तकलीफें दी है, जो जख्म दिए हैं, वह कभी नहीं भर सकते। मैं कभी भी अच्छा बेटा नहीं बन पाया, ना अच्छा पिता बन पाया, ना पति। पर तुम एक अच्छे बेटे हो, एक अच्छे पोते हो, एक अच्छे दोस्त हो, एक अच्छे पति हो और बहुत अच्छे पिता भी बनोगे। तुमने सही कहा। मुझे कुछ साल बाद जेना के बारे में पता चल गया, पर मैं कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि तब तक मैंने खुद को एक ऐसे जाल में फंसा लिया था जिससे निकलना आसान नहीं था, या फिर कहूँ मैंने निकलने की कोशिश नहीं की और उस जाल में ही रहा। उसके बाद एहसास हुआ कि मैंने सब बर्बाद कर दिया, सब कुछ मेरे हाथों से इतना गलत हो गया कि सही करने का कोई फायदा ही नहीं था। मैंने अपने परिवार के दिल में खुद ही अपने लिए नफरत की आग लगाई थी। उन्होंने अफसोस से आह भरी और बोले, तुम बहुत अच्छे बेटे हो, मुझे पता है। जब भी इस के
कंपनी को किसी भी तरह का फाइनेंशियल लॉस हुआ है तब तुमने किसी को बिना पता चले हेल्प की है। ये सुनते ही अभ्रम हैरान होकर अश्वत्थ को देखने लगा, क्योंकि उसे भी पता नहीं था कि अश्वत्थ ने ऐसा कांड भी किया है, पर उसने कुछ नहीं कहा। मिस्टर आर्यन आगे कुछ नहीं कह पाए और अपना सिर झुका लिया ताकि अश्वत्थ उसके आंसू ना देख पाए। रयान बोला, आई एम सॉरी भाई, आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था वह आपकी वाइफ है, सॉरी। हम डैड के ठीक होते ही फॉरेन चले जाएंगे। अश्वत्थ ने उसे देखा और बोला, तुम्हें सॉरी कहने की जरूरत नहीं है, मैं समझ सकता हूँ, बट मैं कहना चाहूँगा आई एम सॉरी। तुम हमेशा से चाहते थे आर्यन फैमिली तुम्हें माफ कर दे और एक्सेप्ट कर ले। आर्यन फैमिली ने कभी भी तुम लोगों को अपनाने से इनकार नहीं किया। तुम भी हमारी फैमिली हो, बस ये समझ लो कि यह हैप्पी फैमिली नहीं हो सकती। अगर बनाने की कोशिश करेंगे तो फैमिली में एक खाई बन जाएगी, दीवारें खड़ी हो जाएंगी। ऐसा मत समझना कि दादाजी तुम दोनों से नफरत करते हैं, वो बस नाराज है, उन्होंने कभी भी नफरत नहीं किया है। बस समझ लो कि वक्त रहते हर चीज संभाल लेनी चाहिए, वक्त गुजरने के बाद सिर्फ दिल में एक टीस और पछतावा रहता है। तुम मुझे गलत समझ सकते हो कि मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों आर्यन फैमिली में आओ, तुम भी जानते हो यह आसान नहीं है। रयान ने अपने आंसू पोंछे और अपना सिर हाँ में हिलाया। अश्वत्थ उसके पास गया और उसके सिर को सहलाया। अश्वत्थ बोला, जब तक मिस्टर आर्यन ठीक नहीं हो जाते तब तक आर्यन पैलेस में रह सकते हैं। मैं दादाजी को मना लूंगा। दादाजी अब भी मिस्टर आर्यन से उतना ही प्यार करते हैं, बस उनकी गलतियों ने उन्हें बहुत चोट पहुंचाई है। जैसे सब ठीक हो जाएगा आप लोग बैंकॉक शिफ्ट हो जाएंगे, तब तक बैंकॉक की सिटीजनशिप आप लोगों को मिल जाएगी और चरन्या को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अथर्व और उसके परिवार से बात कर लूंगा। तभी पीछे से आवाज आई, इसका कोई मतलब नहीं है, मैं आज जहाँ भी हूँ अपनी गलती की वजह से हूँ और मैं नहीं चाहती कि अथर्व और उसके परिवार को मेरी वजह से प्रॉब्लम हो। अभ्रम ने पीछे पलटकर देखा, चरन्या दरवाजे के पास खड़ी थी और उसके साथ उसका बेटा भी, जबकि अश्वत्थ पीछे बिल्कुल भी नहीं पलटा। वह बोला, मैंने तुमसे तुम्हारी राय नहीं पूछी और तुम हमेशा से बेवकूफ रही हो, तो इस बार कोई बेवकूफी मत करना। अश्वत्थ लगभग ऑर्डर देने के लहजे में कहा और पीछे पलटा और एक सरसरी निगाह चरन्या के बेटे पर डाली और वहां से निकल गया और उसके पीछे पीछे अभ्रम जाने लगा और जाते जाते बोला, मेरा दोस्त बुरा नहीं चाहता है तुम्हारे लिए, और हाँ देवी जी आप कुछ गड़बड़ मत करना। और वह भी निकल गया। चरन्या अपने भाई और डैड को हैरानी से देखने लगी। रयान बोला, भाई दी भाई हमारी हेल्प करना चाहते हैं, वो कभी हमसे गुस्सा नहीं थे, वो हमारा हमेशा से भला चाहते हैं, हमसे कोई हेट नहीं करता है, कोई हेट नहीं करता है। और फफक कर रोने लगा। चरन्या जल्दी से उसके पास गई और उसे अपने गले से लगा लिया और उसकी पीठ सहलाते हुए बोली, डोंट क्राई रयान, ये तो अच्छी बात है, और तुम रो रहे हो। रयान सिसकते हुए बोला, अब भी एक सपने के जैसे लग रहा है, दी पल भर में टूट जाएगा। चरन्या बोली, यह कोई सपना नहीं है, तुम चाहते थे ना सब ठीक हो जाए, हो रहा है धीरे धीरे, एक दिन सब ठीक हो जाएगा, सब बस इंतजार करना है, फिर सब ठीक हो जाएगा। चरन्या का बेटा आयुष उन्हें देख रहा था, वह कुछ सोचकर बोला, वो अंकल तो उस आंटी के साथ थे ना जो मेरे साथ आइसक्रीम के लिए फाइट कर रही थी, क्या वह अंकल डांटने आए थे? पर इस फाइट को तो बहुत दिन बीत गए हैं। सबने आयुष को देखा। चरन्या बोली, नहीं। आयुष बोला, फिर? चरन्या बोली, नानू से मिलने आए थे। ये सुनकर आयुष चुप हो गया और उन्हें ही देखने लगा। अश्वत्थ बाहर आकर सीधे वहां रखे वेटिंग काउच पर बैठ गया और अपना सिर पकड़ लिया। अभ्रम उसके पास बैठ गया और उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, रो सकते हो, मैं बिल्कुल भी नहीं हंसने वाला। अश्वत्थ ने उसे देखा। अश्वत्थ की आंखें आंसुओं से भर गई थी। उसे उसका पास्ट याद आ गया था। एक बार के लिए वो अपने पास्ट में खो गया था, दोबारा जख्म भरे हो उठे थे। अश्वत्थ उसके गले लग गया और उसके आंसू बह निकले। अभ्रम बोला, रयान को ज्यादा ही डरा नहीं दिया, मेरी बीवी को छीनने की कोशिश भी कैसे की? अश्वत्थ उससे दूर होते हुए बोला, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई मेरी वाइफ की ख्वाहिश भी करे, छोटी गिलहरी सिर्फ मेरी ओनली माइन। अभ्रम बोला, ओके शी इज योर साइलेंट लव, पता है। अश्वत्थ खुद को ठीक करने लगा। अभ्रम बोला, उन्हें अपने घर में रखेगा।
अश्वथ बोला, जब तक बैंकॉक में सब रेडी नहीं हो जाता। वैसे भी जाने से पहले एक बार फैमिली को देख लेंगे तो अच्छा होगा। अभ्रम बोला, हम अब जाओ अपनी छोटी गिलहरी के पास। ये सुनकर अश्वथ को तिया और आदित्य को याद आया कि आदित्य जैसे खुरापाती के साथ तिया भी उसके जैसे हरकतें करती है। वह भागकर जाने लगा। अभ्रम हैरान होकर देखने लगा। आदित्य और तिया अब मोमोज को रेड चटनी के साथ मजे से खा रहे थे। तिया के मुंह पर रेड चटनी लग गया था। तभी उन्हें किसी के भागकर आने की आहट सुनाई दी। दोनों के हाथ रुक गए और दोनों एक दूसरे को हेल्पलेस होकर देखने लगे। डर की वजह से आदित्य के गले के नीचे मोमोज नहीं उतर रहे थे। बेचारे की हालत खराब हो गई थी और वही तिया अब कभी दोबारा मोमोज खाने को नहीं मिलेगा सोचकर जल्दी जल्दी खाई जा रही थी। उसके खाने के तरीके को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मोमोज खाने की कंपटीशन कर रही हो और बेचारा आदित्य जैसे तैसे पानी पीकर बड़ी मुश्किल से निगल पाया था। और तभी उन्हें दरवाजे के हैंडल के क्लिक होने की आवाज सुनाई दी और दोनों पर तो जैसे बम फूटा। तिया तो कुछ नहीं कर सकती थी। आदित्य जल्दी जल्दी चॉकलेट के पैकेट्स को उठाने लगा और तिया के बेड के चादर के अंदर रख दिया और मोमोज भी जल्दी जल्दी से वहां के रेफ्रिजरेटर में रख दिया और चैन की सांस ली। तब तक अश्वथ भी अंदर आ गया था। आदित्य मुस्कुराते हुए पीछे पलटा लेकिन उसने अश्वथ को तिया को घूरते हुए देखा। उसे बड़ा अजीब लगा। फिर उसने भी अपनी नजरें घुमाकर देखा। उसकी आंखें बड़ी हो गई और मुंह खुला का खुला रह गया क्योंकि तिया के मुंह पर रेड चटनी लगा हुआ था और उसके उंगलियों पर भी। और उसने अभी भी एक मोमो को पकड़ रखा था। आदित्य का मन कर रहा था कि अपना सिर दीवार पर फोड़ डाले। उसने कितनी मेहनत से सब कुछ छुपाया था लेकिन उसने सोचा ही नहीं कि उसे तिया पर भी ध्यान देना है। वह मन में बोला, ओ गॉड भाभी, आपने फंसा दिया। अश्वथ गुस्से में उसकी तरफ बढ़ने लगा। तिया की नजर मोमो पर गई। फिर उसने अश्वथ को देखा और जल्दी से मोमो को अपने मुंह में भर लिया और जल्दी जल्दी खाने लगी। उसे डर था कि कहीं यह आखिरी मोमो भी उसके मुंह में जाने से पहले अश्वथ छीन ना ले। आदित्य ने देखा कि अश्वथ का सारा ध्यान तो तिया पर है। वह वहां से खिसकने की सोचने लगा और बिना आवाज किए चलते हुए दरवाजे की तरफ 2 कदम गया ही था। अश्वथ की वार्निंग से भरी आवाज सुनाई दी, अगर एक भी कदम आगे बढ़ाया ना तुम्हारे दोनों पैर तोड़ के रख दूंगा। जहां हो वहीं पर खड़े रहो। ये सुनकर आदित्य एकदम से सावधान होकर खड़ा हो गया। वह मन में बोला, अब तो हम गए। भाई भाभी को भले ही ज्यादा पनिश नहीं करेंगे लेकिन लगता है मेरा खाना पीना बंद हो जाएगा। हे ऊपर वाले मुझे बचा लेना। वैसे भी मुझे फूल पत्ती खाने का कोई शौक नहीं है। तिया उस मोमो को खाने के बाद अपनी उंगलियां चाटने लगी। अश्वथ को उसे ऐसा करते देख और ज्यादा गुस्सा आ गया। वह उसके बेड के सामने जाकर खड़ा हो गया और बोला, उंगलियां चाटना बंद करो। तिया ने उंगलियां चाटना बंद कर दिया और अपना सिर घुमाकर आदित्य को देखने लगी। अश्वथ ने अपनी आंखें बंद कर ली और एक गहरी सांस ली और आंखें खोलकर तिया को देखते हुए बोला, छोटी गिलहरी तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम्हारे हाथ और पैर फ्रैक्चर हैं और सिर पर चोट लगी है। तुम्हारी कंडीशन ठीक नहीं है। तुम्हें 1 महीने तक डॉक्टर के डाइट चार्ट को फॉलो करना है और तुमने पहले ही दिन ये खा लिया। अब ऐसा ही रहा तो ऐसे कैसे ठीक होगी? अब तो मैं तुम्हें एक्स्ट्रा 1 महीने हॉस्पिटल में रखने वाला हूँ। ये सुनकर तिया आंखें बड़ी करके अश्वथ को देखने लगी और धीरे से बोली, मुझे और 1 महीने नहीं रहना है। अश्वथ उससे रूडली बिहेव नहीं कर सकता था। वह बोला, नहीं रहना है ना, फिर भी तुमने यह मोमोज खा लिए। तुम 1 महीने बाद भी जितना मन करता खा सकती थी, बस 1 महीने के लिए रुक नहीं सकती थी। और तुम? और आदित्य की तरफ पलटा। आदित्य इधर उधर देखने लगा। अश्वथ बोला, इधर उधर देखना बंद करो, तुमसे ही बात कर रहा हूँ। तुम्हारे अलावा यहाँ पर सिर्फ छोटी गिलहरी है। मुझे पहले शक हो गया था, इतने बड़े फ्रूट बास्केट में सिर्फ फ्रूट तो नहीं हो सकते। मुझे नहीं पता था तुम ये सब लेकर आओगे। तुम दोनों साथ में रहे तो कोई ना कोई खुराफाती करनी होती है। तुम्हें अच्छे से पता है ना छोटी गिलहरी की कंडीशन कैसी है। फिर भी तुम ये सब लेकर आए और मजे से खा भी रहे थे। मुझे इसकी तुम दोनों से बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। तिया बोली, मेरा खाने का मन कर रहा था इसलिए खा लिया, मुझे दलिया नहीं खाना था। ये सुनकर अश्वथ ने उसे घूर कर देखा और बोला, एक ही दिन में तुम दलिया खाकर बोर हो गई। तुम दोनों ने कसम खा रखी है ना, मेरी कोई बात नहीं माननी है। मेरे प्यार का कुछ ज्यादा ही फायदा नहीं उठा रहे हो?
फिर ठीक है, तुम 1 महीने तक हॉस्पिटल में नजर नहीं आओगे, क्योंकि मुझे पता है जब भी तुम आओगे कुछ ना कुछ ऐसे ही लेकर आओगे। अश्वत्थ ने आदित्य को सीधे ऑर्डर दे दिया। ये सुनकर आदित्य और तिया एक दूसरे को देखने लगे। आदित्य जल्दी से क्यूट सा फेस बनाकर बोला, सॉरी भाई, प्लीज अगली बार से लेकर नहीं आऊंगा, आप ऐसा मत करो। अगर मैं नहीं आऊंगा तो आप भाभी को बोर कर दोगे। पर अश्वत्थ पर उसके क्यूटनेस का कोई असर नहीं हुआ। अश्वत्थ उसके सारे पैतरे समझता था। वह सख्ती दिखाते हुए बोला, होने दो बोर, तुम दोनों की गलती है। अगर तुम दोनों ने ऐसा नहीं किया होता, मैं ऐसा कोई पनिशमेंट नहीं देता। और तुम छोटी गिलहरी, मैं तुम्हें ठीक होने के बाद घर लेकर नहीं जाने वाला। तुम अपने नाना के घर जाओगी और 1 महीने वहीं रहने वाली हो। ये सुनकर तिया जल्दी से बोली, आप मुझे वहाँ क्यों भेज रहे हो? आप ऐसा नहीं कर सकते, मैं तो उन्हें ठीक से जानती भी नहीं हूँ। अश्वत्थ उसे आंखें छोटी करके देखते हुए बोला, मुझे नहीं पता और तुम अभी के अभी जाओ। उसने आदित्य ऑर्डर देते हुए कहा। आदित्य बोला, भाई इतना गुस्सा ठीक नहीं है, आप हाइपर क्यों हो रहे हो? अश्वत्थ ने उसे अपनी आंखें दिखाई तो आदित्य सिर झुकाकर बोला, ठीक है भाई, लेकिन अगर आप भाभी को उसके नाना जी के घर भेजोगे तो आप उसके बिना कैसे रहोगे? अश्वत्थ दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए बोला, तुम खुद जाओगे या फिर मैं बॉडीगार्ड्स को अंदर बुलाऊं और वह तुम्हें उठाकर बाहर लेकर जाएंगे? ये सुनकर आदित्य जल्दी से बोला, इट्स ओके, मैं इतना भी आलसी नहीं हूँ कि मुझे ले जाने के लिए बॉडीगार्ड्स बुलाना पड़े। मेरे पैर हैं, मैं अपने पैरों से चलकर जाऊंगा। मेरे इतने भी बुरे दिन नहीं आए हैं कि 4 लोगों के कंधे पर सवार होकर जाऊं। पर भाई एक बार फिर सोच लीजिए, आप 1 महीने तक भाभी से दूर रह पाओगे? अश्वत्थ ने उसे देखा और अपना फोन निकाला और बाहर खड़े बॉडीगार्ड को कॉल किया और बोला, आदित्य सर को सही सलामत घर तक छोड़कर आओ और अगर ज्यादा स्मार्टनेस दिखाए तो उनके हाथ पैर बांधकर उन्हें डिक्की में बंद करके ले जाना। ये सुनकर आदित्य बोला, भाई आप अपने भाई को कार की डिक्की में बंद करवाओगे? मैं आपका छोटा भाई हूँ, सबसे प्यारा, क्यूट, इनोसेंट और हैंडसम। उद्धरण चिन्ह। तभी वार्ड का दरवाजा खुला और 2 बॉडीगार्ड अंदर आए। अश्वत्थ उन्हें देखकर बोला, लेकर जाओ। आदित्य पीछे हटते हुए बोला, अरे मेरे पैर हैं, मैं चलकर चला जाऊंगा। तुम लोग इतनी तकलीफ क्यों उठा रहे हो? अश्वत्थ बोला, उठाकर ले जाओ और दोबारा हॉस्पिटल में नजर नहीं आना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। आदित्य ये सुनकर बोला, भाई आप सच में पहले जैसे बिहेव कर रहे हो, एकदम खड़ूस। उन दोनों बॉडीगार्ड ने पहले एक दूसरे को देखा, फिर आदित्य को पकड़ लिया और उसे उठाकर बाहर ले जाने लगे। आदित्य बोला, भाई आप गलत कर रहे हो, आप ऐसा नहीं कर सकते भाई, मैं आपसे बात नहीं करूंगा। पर अश्वत्थ ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। बॉडीगार्ड्स उसे लेकर चले गए। फिर अश्वत्थ ने मुड़कर तिया को देखा और उसके मुंह को देखा। तिया इधर उधर देखते हुए बोली, आप ऐसे क्यों घूर रहे हो, जैसे आदित्य के बाद अगला मेरा ही नंबर है? उद्धरण चिन्ह। अश्वत्थ ने टिश्यू पेपर के बॉक्स से कुछ टिश्यू पेपर निकाले और तिया का चेहरा अपनी तरफ किया और उसका मुंह साफ करने लगा। अश्वत्थ तिया से बहुत नाराज हो गया था। तिया मन में बोली, लगता है नाराज हो गए हैं, सॉरी बोल दूं क्या? पर अगर और भड़क गए तो? आदित्य को तो यहाँ से उठवा कर निकलवा दिया, पता नहीं मेरे साथ क्या करेंगे। मैं तो चल भी नहीं सकती और एक हाथ में प्लास्टर भी लगा हुआ है। अश्वत्थ ने उसके मुंह को साफ किया और टिश्यू पेपर डस्टबिन में डाल दिया और जाने लगा तो तिया ने उसके शर्ट के कोने को पकड़ लिया। अश्वत्थ रुक गया पर उसकी तरफ नहीं पलटा। तिया बोली, अगली बार से ऐसा नहीं करूंगी, आप मुझसे नाराज मत होइए। आई एम सॉरी, अगली बार से ऐसा नहीं करूंगी। अश्वत्थ को अच्छे से पता था अगर उसने सख्ती नहीं दिखाई तो तिया दोबारा ऐसा करेगी। वह बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि उसकी ऐसी नादानियों और बचकानी हरकतों की वजह से उसके हेल्थ पर गलत असर पड़े। वह अपनी सख्त आवाज में बोला, मैं इस बार तुम्हें माफ नहीं करने वाला। तुम्हें खुद भी पता है तुम्हारी क्या कंडीशन है, फिर भी तुमने ऐसा किया, मुझसे बात मत करना। और चला गया। तिया को उसका शर्ट का कोना छोड़ना पड़ा। तिया ये सुनकर उदास हो गई और आदित्य ने जो चॉकलेट्स उसके चादर के नीचे छुपाया था उन्हें निकालकर सबको फेंक दिया। अश्वत्थ काउच पर बैठकर अपने लैपटॉप पर
ऑफिस का काम कर रहा था। उसने तिया की हरकतों पर ध्यान नहीं दिया। तिया ने देखा कि अश्वथ उसे इग्नोर कर रहा है। वो और ज्यादा उदास हो गई। अश्वथ को तिया की हरकतों पर हंसी भी आ रही थी, पर उसने अपने चेहरे पर स्ट्रिक्ट एक्सप्रेशन रखा हुआ था। उसने उसे ऐसे दिखाया जैसे उसने तिया को इग्नोर कर दिया हो। तभी डोर नॉक हुआ। ओशमी और भानवी अंदर आई। ओशमी चॉकलेट के पैकेट्स को फर्श पर देखकर बोली, चॉकलेट्स को किसने फेंका और यहाँ पर लेकर कौन आया? भानवी ने सूप का थमस पकड़ रखा था। दोनों माँ बेटी ने पहले तिया को देखा जो उदास हो गई थी और अश्वथ को देखे जा रही थी। फिर उन्होंने अश्वथ को देखा जो अपने लैपटॉप में बिजी था। भानवी बोली, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुम दोनों एक दूसरे से नाराज हो गए हो? अश्वथ ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया और न ही लैपटॉप स्क्रीन से नजर हटाई। वह अपने काम में मशगूल हो गया था। ओशमी चॉकलेट्स उठाने लगी। भानवी बोली, बेटा तुम ठीक हो ना? हम तुम्हारे लिए सूप लेकर आए हैं, रुको मैं तुम्हें पिलाती हूँ। तिया बोली, मुझे अभी नहीं पीना है। भानवी बोली, पर क्यों बेटा? डॉक्टर ने तुम्हारे लिए डाइट चार्ट बनाया है और अभी तुम्हें सूप पीना है, तुम्हें अच्छा लगेगा। अश्वथ तिया पर तेज कसते हुए बोला, उसके पेट में जगह होगी तब पिएगी ना। ये सुनकर भानवी और ओशमी एक दूसरे को देखने लगी। फिर उन्होंने अश्वथ और तिया को देखा। वह दोनों समझने की कोशिश कर रही थी कि इन दोनों के बीच हो क्या रहा है। ओशमी बोली, क्या मतलब? क्या तुमने सूप पिला दिया है? अश्वथ बोला, नहीं, पर तुम्हारी बहन ने पेट भर के मेरी गैर मौजूदगी में मोमोज और चॉकलेट जो खाए हैं। कहाँ से जगह होगी सूप के लिए? ये सुनकर भानवी और ओशमी तिया को देखने लगी। ओशमी बोली, तिया तुमने मोमोज और चॉकलेट खाए हैं, तुम्हें ये सब खाना मना है। तुम्हें 1 महीने तक डॉक्टर के डाइट चार्ट को फॉलो करना है। पहले ही दिन तुमने मोमोज और चॉकलेट खा लिए। तिया ने दोनों को देखा और बोली, सॉरी, अगली बार से ऐसा नहीं होगा। भानव ने थमस टेबल पर रखा और तिया को समझाते हुए बोली, बेटा अभी तुम ठीक नहीं हो, इसलिए तुम कुछ भी उल्टा सीधा नहीं खा सकती। और कौन लेकर आया? तिया धीरे से बोली, आदित्य। भानवी बोली, बेटा तुम्हारी हेल्थ पर बुरा असर भी पड़ सकता है। तुम ठीक होने के बाद खा सकती थी। ठीक होने के लिए डाइट चार्ट को फॉलो करना पड़ेगा ना, अगली बार ऐसा मत करना। तिया ने अपनी पलकें झपकाकर हमें सहमति दी। ओशमी उसके पास बैठते हुए बोली, चलो मुझसे बातें करो मॉम, आप भी आओ। फिर भानवी भी बैठ गई और तिया से बातें करने लगी। तिया बस हाँ मैं जवाब दे रही थी। उसका ध्यान तो सिर्फ अश्वथ की तरफ था जो उसे देख भी नहीं रहा था। भानवी और ओशमी अच्छे से समझ रहे थे कि अश्वथ जरूर तिया के मोमोज और चॉकलेट खाने पर नाराज हुआ होगा। ओशमी धीरे से बोली, ही वह बाद में मान जाएगा, उधर देखना बंद करो। तिया बोली, वह मुझसे बात नहीं कर रहे हैं। ओशमी बोली, डोंट वरी, बस कुछ देर में वह भूल जाएगा, फिर तुमसे बातें करने लगेगा। रिलैक्स, अपने दिमाग को ज्यादा टेंशन मत दो, ठीक है? ये सुनकर तिया ने अश्वथ को एक बार देखा और हाँ में सिर हिला दिया और बोली, उन्होंने कहा कि ठीक होने के बाद मैं आप लोगों के साथ 1 महीने रहूंगी। ये सुनकर भानवी बोली, हाँ हम सभी तुम्हें घर ले जाना चाहते हैं और तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं। और उसके गाल को प्यार से छुआ। तिया हल्का सा मुस्कुराए और वह भी उनसे बातें करने लगी। अभ्रम हॉस्पिटल से निकलने के बाद उसने परंपरा को कॉल किया। उसने परंपरा का नंबर बड़ी मुश्किल से आदित्य से लिया था। पहले तो आदित्य उसे देने में बड़ा आनाकानी कर रहा था, पर उसने उसे जैसे तैसे रिश्वत देकर नंबर ले ही लिया। नंबर लेते ही उसने कॉल करने का सोचा, पर उसे कॉल करने की हिम्मत ही नहीं हुई और अभी भी उसने बड़ी मुश्किल से कॉल किया था। रिंग जा रही थी। वो खुद से बोला, मैं इतना क्यों डर रहा हूँ? अपनी होने वाली बीवी को कॉल कर रहा हूँ, कौन सा पड़ोसी के बीवी को छेड़ रहा हूँ, पर मैं उससे क्या कहूँगा? क्यों कॉल किया? पूछा तो क्या बोलूँगा? वो खुद में बड़बड़ा ही रहा था कि परंपरा ने कॉल पिक कर लिया और बोली, हेलो। उसकी आवाज सुनकर अभ्रम एकदम से हड़बड़ा गया और उसके हाथ से फोन छूटकर नीचे गिर ही रहा था कि उसने जल्दी से पकड़ लिया और कान के पास लगाते हुए जल्दी से हड़बड़ाते हुए बोलो, हेलो। मैं मतलब हेलो, मैं बोल रहा हूँ। परंपरा को आदित्य ने पहले ही अभ्रम का नंबर दे दिया था। उसने उसका नंबर सेव कर रखा था, इसलिए परंपरा उसका कॉल देखकर कॉल रिसीव करने से घबरा रही थी, क्योंकि उसने ना कभी उसे देखा था
ना कभी उससे मिली थी, ना ही कभी उससे बातें की थी। इनफैक्ट उसे तो ये भी याद नहीं था कि अभ्रम वही लड़का है जिसके साथ उसका एक्सीडेंटली किस हो गया था। वह जानबूझकर बोली, कौन? ये सुनकर अभ्रम अपने फोन को कान से हटाकर घूरने लगा और खुद से बोला, आदित्य ने कहा था कि उसने मेरा नंबर उसे दिया है, तो क्या उसने मेरा नंबर सेव नहीं किया है? उसने दोबारा फोन को अपने कान के पास लगाया और बोला, मैं बोल रहा हूँ। परंपरा खुद को हिम्मत देते हुए बोली, मैं बोल रहा हूँ, मुझे कैसे पता होगा आप हो कौन? आपका कोई नाम नहीं है या नहीं? अभ्रम खुद से बोला, लगता है मेरा नंबर सच में सेव नहीं किया है या फिर आदित्य ने मुझे बेवकूफ बनाया, इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। परंपरा उसका बड़बड़ाना सुन रही थी। उसे अब हंसी आने लगी थी, पर उसने अपनी हंसी कंट्रोल कर लिया और बोली, देखिए मिस्टर, आप जो भी हो, आपके पास रॉन्ग नंबर के पास कॉल करने के लिए टाइम होगा पर मेरे पास नहीं है। एक तो नाम नहीं बता रहे हो, ऊपर से मैं बोल रहा हूँ बोल रहे हो, ऐसे में कैसे पता चलेगा आप कौन हो? परंपरा अब अभ्रम को परेशान करने के मूड में आ गई थी। अभ्रम जल्दी से बोला, तुम परंपरा नेगी हो ना? परंपरा बोली, यस ऑफ कोर्स, मैं परंपरा नेगी हूँ, आपको कोई शक है? ये सुनकर अभ्रम मन में बोला, चलो कम से कम आदित्य ने मुझे गलत नंबर तो नहीं दिया है। वह बोला, मैं अभ्रम बजाज बोल रहा हूँ, तुम्हारा फ्यूचर हस्बैंड। ये सुनकर परंपरा अभी अभ्रम के बताने से उसे पता चला है, ऐसे रिएक्ट करते हुए बोली, ओह सॉरी, मेरे पास आपका नंबर नहीं है ना, इसलिए मुझे लगा कि कोई मुझे परेशान कर रहा है। आई एम रियली सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। अभ्रम बोला, इट्स ओके, मेरा नंबर सेव कर लेना। परंपरा बोली, डिड यू हैव एनी वर्क विद मी सर? अभ्रम बोला, डोंट टेल मी सर, वी आर गोइंग टू गेट मैरिड, कैन यू टेक अ नेम? परंपरा बोली, आर यू श्योर? ये सुनकर अभ्रम बोला, यस, वेयर आर यू? उसके सवाल का जवाब देते हुए परंपरा बोली, आई एम एट वर्क। अभ्रम बोला, रेस्टोरेंट में? परंपरा बोली, हाँ। अभ्रम बोला, ओके। परंपरा फोन की स्क्रीन को घूरते हुए मन में बोली, फोन काट दिया, लगता है बड़ा बिजी इंसान है, फिर कॉल ही क्यों किया? मेरी तो जान ही निकल गई थी, पता नहीं शादी के बाद इस इंसान के साथ कैसे रहूंगी। मेरी तो अभी से ही जान सूख रही है। फिर उसने अपने फोन को रखा और कस्टमर का ऑर्डर लेकर चली गई। वहीं आर्यन पैलेस में मिराज जल्दी से कमरे में गया तो देखा कि निया चॉकलेट खाने में बिजी थी। मिराज दीवार पर टेक लगाकर अपने दोनों हाथ फोल्ड करके निया को देखने लगा। कुछ देर बाद निया को महसूस हुआ कि कोई उसे घूरे जा रहा है। उसने अपना सिर उठाकर देखा, मिराज उसे निहारे जा रहा था। निया ने अपना सिर नीचे कर लिया और चॉकलेट खाने लगे। मिराज अपने गले को खनखारने का नाटक करने लगा ताकि निया उसे देखे, पर निया ने उसे नहीं देखा। मिराज अब सीधा खड़ा हो गया और अपने सिर को खुजलाते हुए खुद से बोला, सब मेरी बेवकूफ़ी की वजह से है। आदित्य सही कहता है, मुझे लड़कियों को खुश करना आता ही नहीं है। अब तो मामला और ज्यादा बिगड़ गया है। पता नहीं अब निया मानेगी कि नहीं, मैं एक नंबर का बेवकूफ़ हूँ। और उसके सामने जाकर खड़ा हो गया और बोला, निया मेरी बात सुनो। निया बोली, बोलो, मैं सुन रही हूँ, मैं अच्छे से सुन सकती हूँ। मिराज उसकी ऐसी बातें सुनकर चुप हो गया। निया बोली, अब बोलोगे भी? अब मौन धारण कर लिया क्या? मिराज बोला, कुछ देर पहले, मतलब जब तुमने कहा था तो मैंने कुछ और ही मतलब निकाल लिया था। तुमने अचानक से प्रपोज करने के लिए कहा, मुझे समझ नहीं आया। ये सुनते ही निया सिर उठाकर मिराज को अपनी आंखें छोटी करके देखने लगी। वो मन में बोली, समझ नहीं आया मतलब मैंने कौन सा उर्दू या फिर बंगाली में कहा जो समझ नहीं आया? निया दोबारा चॉकलेट खाने में मशगूल हो गई और मिराज उसके ऐसा करने से चिढ़ गया और उसके हाथों से चॉकलेट का पैकेट छीन लिया और बोला, मेरी बात सुनो। निया चॉकलेट का पैकेट लेते हुए बोली, क्यों सुनूं? एक तो 2 लाइन बोलने के बाद मौन धारण कर लेते हैं और अब फिर से बोल रहे हो मेरी बात सुनो। आपका यही होता है, मुझे नहीं सुननी आपकी कोई बात। और चॉकलेट का एक बाइट लिया। मिराज ने दोबारा उसके हाथों से चॉकलेट का पैकेट लिया और बोला, वो मुझे, और चुप हो गया। तो निया बोली, क्या? वो मुझे क्या? मिराज हकलाते हुए बोला, वो मुझे प्रपोज करने नहीं आता है। मैंने आज तक कभी किसी को प्रपोज नहीं किया है। ये सुनकर निया अपनी एक आईब्रो उचकाकर बोली,
हाँ, जैसे तो मैंने 20-15 लड़कों को प्रपोज किया है। ये सुनकर मिराज अपनी आंखें बड़ी करके देखने लगा और बोला, 20-15 लड़कों को तुमने प्रपोज किया है? निया चिढ़ते हुए बोली, आपको क्या मैं ऐसी लगती हूँ? मैंने भी किसी को प्रपोज नहीं किया है। आप ही बता रहे थे ना कि आप कॉकटेल पार्टी की नाइट मुझे प्रपोज करने वाले थे, तो अभी करो प्रपोज। ये सुनकर मिराज ने अपने कान और गाल को गर्म होते हुए महसूस किया और जल्दी से अपने गालों पर हाथ रख लिया। निया उसकी हरकतें देखकर बोली, अब क्या हुआ आपको? ऐसे अपने गालों पर हाथ क्यों रख रहे हो? उद्धरण चिन्ह। मिराज इधर उधर देखते हुए बोला, अभी तो बताया मुझे प्रपोज करने नहीं आता है, तुम्हें आता है तो तुम ही कर दो। ये सुनकर निया मुंह खोलकर उसे देखने लगी। वो अपने सामने खड़े बंदे को देखने लगी कि यह आदमी सच में कतई एंटिक है, उसे ही प्रपोज करने के लिए कह रहा था। मिराज को बहुत शर्म आ रही थी और वह वहां से भाग भी नहीं सकता था। उसके गाल हल्के गुलाबी हो गए थे, इसलिए वह अपने गाल छिपा रहा था। वह शुरू से ही बहुत शर्मीला था। निया ने अपना मुंह बंद किया और फिर कुछ सोचने लगी और मिराज को देखा और बैग से नीचे उतर गई और बोली, बस आई लव यू ही तो बोलना है, उसके लिए भी इतना शर्मा रहे हो? मिराज बोला, मुझसे नहीं होगा, तुम ही प्रपोज करो। हमेशा लड़के प्रपोज करते हैं ना, आज तुम प्रपोज करो और बता दो कि लड़कियां भी किसी से कम नहीं है। निया उसे घूरकर देखने लगी और उसकी तरफ बढ़ने लगी तो मिराज अपने कदम पीछे लेने लगा। निया ने जल्दी से अपने दोनों हाथों से उसका कॉलर पकड़ लिया और अपने करीब खींचा। निया मिराज के बस सीने तक आ रही थी। उसने सिर उठाकर मिराज को देखा जो अपनी आंखों को गोल गोल घुमा रहा था। निया ने उसके दोनों हाथ जो उसने अपने गालों पर रखे थे उनको पकड़कर नीचे किया और अपनी कमर पर रखा। मिराज के हाथ निया के कमर पर थे और उसके हाथ हल्के हल्के कांपने शुरू हो गए थे, जो निया भी अच्छे से महसूस कर पा रही थी। निया मिराज के पैरों पर खड़ी हो गई। मिराज उसे ये सब करते हुए देख रहा था और समझने की कोशिश कर रहा था कि वह क्या करने की कोशिश कर रही है। वह अपने मन में बोला, ऐसे प्रपोज करते हैं, पर मुझे तो उस दिन सबने कहा था कि घुटनों के बल बैठकर प्रपोज करना है, पर ये तो मेरे पैरों पर चढ़ रही है। लड़कियां ऐसे प्रपोज करती है, घुटनों के बल नहीं बैठ सकती क्या? निया ने उसका चेहरा पकड़कर नीचे किया और उसके होठों को किस करने वाली थी कि मिराज घबराकर अपना सिर दूर करते हुए बोला, What are you doing? I told you to propose not to kiss. अब उसकी ऐसी बात सुनकर निया को भी गुस्सा आ गया और वो उसके पैरों पर से उतर गई और मिराज के दोनों हाथ जो उसकी कमर पर थे उन्हें झटक दिया और उसके सीने पर अपने दोनों हाथ रखकर उसे धक्का देकर बोली, Go to hell, और वापस बेड की तरफ बढ़ गई। मिराज को तब जाकर समझ आया कि उसकी बीवी उसे किस करने वाली थी और उस बेवकूफ ने निया का मूड खराब कर दिया। उसने जल्दी से निया का आर्म पकड़ लिया और अपनी तरफ पलटा। निया इससे पहले कोई रिएक्ट करती उसने अपना सिर नीचे करके जल्दी से उसके होठों को किस कर लिया और उतनी ही जल्दी से दूर भी हो गया। निया उसे देखने लगी। मिराज जाने के लिए पलट ही रहा था कि निया ने उसका कॉलर पकड़ लिया और उसे बेड की तरफ करते हुए धक्का दिया। मिराज सीधे बेड पर गिर गया और जल्दी से उठकर बैठ गया और निया को देखने लगा जो उसे अपने दोनों हाथ पीछे बांधकर उसे घूर रही थी। मिराज को समझ नहीं आ रहा था कि निया उसे घूर क्यों रही है। निया उसे घूरते हुए बोली, यू नो वॉट, तुमसे ज्यादा अच्छे ना अश्वत्थ भाई हैं जो अपने छोटी गिलहरी से बहुत प्यार करते हैं। भले कहते नहीं है लेकिन दिखता है, लेकिन आपका प्यार दिखता ही नहीं है। मिराज धीरे से बोला, तुम मुझे अश्वत्थ से क्यों कंपेयर कर रही हो? आई एम योर हस्बैंड, अब तो मैं बाप भी बनने वाला हूँ, पर मेरी कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है। वो उसे ऐसे बड़बड़ाते हुए देखकर बोली, और आपको हो क्या जाता है? जब देखो तब खुद से ही बातें करते रहते हो। मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, मुझसे बातें करने के बजाय खुद से ही बातें कर रहे हो। मिराज मुंह लटका कर बोला, मैंने पहले ही कहा था मुझे लड़कियों के बारे में कुछ नहीं पता, अब इसमें मेरी क्या गलती है कि मैं इन सब में कच्चा हूँ? तो अगर तुम्हें आता हो तो सिखा दो। और उसने निया को देखा और मुस्कुराया। मैंने आपको प्रपोज करने के लिए कहा, आपने कहा कि मुझे नहीं आता है, फिर मैंने आपको किस करने की कोशिश की, लेकिन आपने क्या किया? और गोवा में तो मुझे किस किया था ना, फिर अब इतना क्यों शर्माते हो? शर्माना तो मुझे चाहिए ना, आई एम गर्ल, पर आप क्यों शर्माते हो? निया उस पर बिफरते हुए बोली। मिराज ये सुनकर बोला, वहाँ
तो हाँ हो गया, गोवा वाली बात अलग थी, वह हो गया था। और बता दूं ना, मैं अश्वथ हूँ और ना ही तुम छोटी गिलहरी। उन दोनों की केमिस्ट्री ही अलग है और हम दोनों की अलग है। निया अब उसे बुरी तरह से खा जाने वाली नजरों से देखने लगी। वो गुस्से में और भी ज्यादा प्यारी लग रही थी। मिराज ने देखा कि उसकी बीवी आज उसका सिर ही फोड़ देगी। वह जल्दी से बोला, मुझे सिखा दो अगर तुम्हें आता हो तो, नहीं तो मैं आदित्य से हेल्प ले लूंगा। निया बोली, ओह रियली? आदित्य ने तो सबकी शादी करवाने का ठेका ले रखा है ना, बेचारे को जबरदस्ती तुम लोग अपनी पर्सनल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इन्वॉल्व करते हो। निया अब भड़कने लगी। मिराज सच में अनरोमांटिक था, उसे बिल्कुल भी रोमांस की एबीसीडी भी नहीं आती थी। वह अश्वथ से भी गया गुजरा था। निया ने उसे देखा और झुंझलाते हुए जाने लगी। मिराज ने उसका कमर पकड़ लिया और खींचा। निया सीधे उसके गोद में जा बैठी और हड़बड़ाकर मिराज को देखा। मिराज उसे अपने आंखों में सोखी लिए हुए देख रहा था। निया उसकी आंखों की तपिश ज्यादा देर तक झेल नहीं सकी और अपना सिर नीचे कर लिया। मिराज ने उसकी कमर पर अपना हाथ कस लिया और उसके बालों को एक तरफ करते हुए उसके कान के पास अपना मुंह ले जाकर बोला, तुम तो पहले चुप चुप रहती थी ना और मुझसे बात भी नहीं करती थी, लेकिन अब तो मुझसे शादी करने के बाद एकदम बीवी के अवतार में आ गई हो। अब तो मुझे डांटना भी शुरू कर दिया है। निया के गाल उसके सांसों की गर्मी महसूस करके गुलाबी हो रहे थे। अब निया के मुंह से एक लफ्ज नहीं फूट रहे थे। उसने अपनी साड़ी को कसकर पकड़ लिया था। मिराज ने उसके गाल पर किस कर लिया। निया एकदम से चिहुक उठी और विराज को देखने के लिए उसकी तरफ सिर घुमाया और उसके होंठ मिराज के होठों से जा मिले। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वह जल्दी से दूर हटने लगी, पर मिराज ने अपने हाथ से उसके गर्दन को पीछे से पकड़ लिया और उसके होठों पर किस करने लगा। अब मिराज के अंदर प्यार जाग गया था। निया ने भी अपने दोनों हाथ उसके गर्दन पर लपेट लिए और उसका साथ देने लगी, पर ऐसा हो सकता था कि कोई उनके कमरे में ना आए। आदित्य, जो अश्वथ की वजह से नाराज हुआ था, वह सीधे मिराज के कमरे का दरवाजा खुला देखकर सीधे अंदर आ गया। उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि उसे कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। वैसे भी उसकी आदत थी बीच में कूदने की। वह बिना देखे ही बोला, भाई के फ्रेंड और लीगल एडवाइजर महोदय कहाँ हो? मुझे तुमसे एक हेल्प चाहिए और मुझे ना मना करने की हिम्मत भी मत करना, वरना तुम्हें ऑफिस के काम से देश से बाहर भिजवा दूंगा। उसकी आवाज सुनकर मिराज और निया दोनों हड़बड़ा गए और जल्दी से दूर हो गए, पर आदित्य ने उन्हें किस करते हुए देख लिया था। वह खड़ा होकर आंखें बड़ी करके देखने लगा। निया जल्दी से मिराज के गोद से उठी। उसे बहुत एम्बेरसमेंट फील हो रहा था। वह सीधे बाथरूम में चली गई। वहीं मिराज को भी बहुत एम्बेरेस्ड फील हो रहा था। वह इधर उधर देखने लगा और खड़ा हो गया और आदित्य से बोला, ओह माय गॉड, मुझे पता नहीं था तुम ऐसा भी कर सकते हो। ओह माय गॉड! उद्धरण चिन्ह। और आदित्य ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया जैसे उसने कोई अजूबा देख लिया हो। मिराज ने उसे घूर कर देखा और बोला, तुम पागल हो क्या? किसी के भी कमरे में ही घुस जाओगे, डोर नॉक नहीं कर सकते थे? आदित्य अपना हाथ हटा कर बोला, मैंने कुछ घंटे पहले ही तुम्हें कहा था कि अपने कमरे का दरवाजा बंद करना चाहिए। तुम्हारी गलती है, मेरे बताने के बावजूद भी तुमने दरवाजे बंद नहीं किया। ऐसे में कौन से बंदे को पता होगा कि अंदर क्या हो रहा है? तुम ना मुझे ब्लेम करना बंद करो कि मैं डोर नॉक करके नहीं आ सकता। मैं ऐसा ही हूँ, मुझे आदत नहीं हुई है, धीरे धीरे हो जाएगी। और हाँ, अगली बार से प्लीज डोर बंद करके रखना, याद से बंद करना, वरना मैं निहायती बेशर्म हूँ। मिराज उसे आंखें फाड़कर देखने लगा। आदित्य उसे ऐसे देखकर बोला, ऐसे आंखें फाड़कर मत देखो, तुम्हारी आंखें निकलकर बाहर आ जाएंगी, अंधे हो जाओगे। उद्धरण चिन्ह। मिराज ने अपनी आंखें छोटी कर ली और उसे घूरने लगा। आदित्य उसके घूरने को इग्नोर करते हुए बोला, आई नीड अ हेल्प फ्रॉम यू एंड यू वोंट रिफ्यूज। वह मिराज को धमकाते हुए बोला। मिराज उसे हैरान होकर देखने लगा। वहीं रेस्टोरेंट के बाहर पार्किंग एरिया में अभरम ने अपनी कार रोका और बाहर निकलकर आया और अपने शेड्स उतारते हुए बोला, और वापस से अपने आंखों पर शेड्स लगाए और अंदर की तरफ बढ़ गया। डोर पर जो गेटकीपर था उसने उसको विश किया और डोर ओपन किया। अभरम अंदर गया। उसे देखकर सब हैरान थे। मैनेजर को भी पता चल गया था। सारा स्टाफ जल्दी से आ गया था और दो लाइन बनाकर खड़े हो गए थे। लेडीज एक लाइन में थे और मेंस एक लाइन में खड़े हो गए थे। उनमें से एक परंपरा भी थी। सबने उसका सिर झुकाकर अभिवादन किया। मैनेजर अपना पसीना पोंछते हुए गया और बोला, सर आप अचानक से यहाँ? एनी प्रॉब्लम सर? उद्धरण चिन्ह।
अभ्रम अपने सूट का बटन खोलकर सूट को झटकते हुए बोला, मैनेजर ऑल द स्टाफ इज हियर। मैनेजर बोला, यस सर। उद्धरण चिन्ह। अभ्रम ने अपने आंखों से शेड्स निकाले और हाथ में घुमाते हुए सब तरफ नजर घुमाने लगा। परंपरा सबसे लास्ट में थी और वो अभ्रम को देख रही थी, उसकी नजर नहीं हट रही थी। अभ्रम ने लाइट ब्लू कलर का स्लिम फिट 3 पीस बिजनेस सूट पहन रखा था और हैंडसम तो पहले से ही था और ज्यादा चार्मिंग लग रहा था। अभ्रम जैसे ही उसे देख पाता परंपरा वापस सीधे खड़ी हो गई। वो मन में बोली, ये तो सच में आ गए। उद्धरण चिन्ह कोष्टक। अभ्रम ने मैनेजर को अपने पास बुलाया। मैनेजर जैसे ही आया तो अभ्रम उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, एक सवाल है, जवाब देना। मैनेजर बोला, यस सर। अभ्रम बोला, परंपरा नेगी नाम की कोई स्टाफ नहीं है। मैनेजर बोला, है ना सर। अभ्रम बोला, कहाँ? मैनेजर बोला, परंपरा नेगी। अपना नाम सुनकर परंपरा हड़बड़ा गई और जल्दी से बाहर आई और बोली, यस सर, और सीधी खड़ी हो गई और उसने सिर नीचे झुका रखा था। अभ्रम ने उसे देखा और फिर जल्दी से उसके पास गया और उसका हाथ पकड़ लिया। सब ये देखकर हैरान रह गए, वहीं परंपरा भी हैरान थी। वह अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी पर अभ्रम ने नहीं छोड़ा और उसका हाथ ऊपर करके दिखाते हुए बोला, ऑल ऑफ यू आर द फ्यूचर लेडी बॉस, माई फ्यूचर वाइफ। ये सुनकर सब आंखें फाड़कर उन्हें देखने लगे। सबके लिए किसी झटके से कम नहीं था। वह लोग परंपरा को देखने लगे, उन्हें उसकी किस्मत से जलन हो रही थी। वो सब परंपरा को देखने लगे। परंपरा को यकीन नहीं हो रहा था कि अभ्रम उसे सबके सामने अपनी वाइफ अनाउंस करेगा। ये तो परंपरा के लिए एकदम शॉक देने वाला अनाउंसमेंट था। जैसे अभ्रम रॉक परंपरा शॉक। परंपरा को अजीब फील हो रहा था क्योंकि सब लोग उसे ही घूर रहे थे। वह अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी। अभ्रम बोला, I know everyone is jealous of my wife's luck but it is true that we are engaged and will get married soon. ये सुनकर सब लोगों ने परंपरा को घूरना बंद किया। अभ्रम ने किसी की कोई फिक्र नहीं की और परंपरा का हाथ पकड़कर उसे वहां से लेकर चला गया। परंपरा को जल्दी जल्दी चलने की आदत नहीं थी और वहीं अभ्रम लंबे लंबे डग भरते हुए चल रहा था। परंपरा ने हील्स पहन रखी थी जिसकी वजह से उसे चलने में प्रॉब्लम हो रही थी और वह चल नहीं बल्कि भाग रही थी और वह अपनी झिझक की वजह से अभ्रम से कह भी नहीं सकती थी कि धीरे धीरे चलिए। अभ्रम सीधे अपनी कार के पास ही जाकर रुका। अब तो परंपरा के पैरों में दर्द भी होने लगा था और वह उसके अचानक रुक जाने की वजह से उसकी पीठ से जा टकराई। उसके टकराने से अभ्रम को ख्याल आया और वह पीछे मुड़ा तो देखा कि परंपरा अपने माथे को सहला रही थी। अभ्रम बोला, क्या हो गया? परंपरा बोली, कुछ नहीं, इट्स ओके। अभ्रम ने अपनी कार को अनलॉक किया और परंपरा के लिए फ्रंट सीट का डोर ओपन किया। परंपरा ने झिझकते हुए बोली, हम कहाँ जा रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। अभ्रम मिस्टीरियस तरीके से बोला, पता चल जाएगा, पहले बैठ तो जाओ। परंपरा क्या करती, चुपचाप बैठ गई। फिर अभ्रम भी डोर बंद करके ड्राइविंग सीट की तरफ चला गया और बैठ गया। परंपरा ने सीट बेल्ट लगा लिया था, अभ्रम ने भी सीट बेल्ट लगाया और परंपरा को देखा जो सीट बेल्ट लगा कर बैठी थी। वो मन में बोला, सीट बेल्ट लगाने आता है, फिर मूवीज में क्यों दिखाते हैं कि हीरोइन को सीट बेल्ट लगाने नहीं आता या फिर उलझी रहती हैं? सब गलत दिखाते हैं। फिर कार स्टार्ट करके वहां से निकल गए। दोनों चुप थे। परंपरा कार से बाहर देख रही थी। अभ्रम को समझ नहीं आ रहा था कि वो उससे क्या बात करे। आर्यन पैलेस में अब आदित्य अपने कमरे में जाने के जगह अनंत के कमरे में घुस गया। अनंत बेड पर लेटे हुए कुछ सोच रही थी। आदित्य चुपके से गया और बेड पर चढ़ गया और अनंत को देखा जो एकटक सीलिंग को घूर रही थी। आदित्य मन में बोला, ऐसे सीलिंग को क्यों घूर रही है? सीलिंग में कुछ है क्या? और उसने भी देखा और फिर खुद से बोला, वहाँ कुछ तो नहीं है, फिर यह मुझे देखने की वजह इस खाली सीलिंग को क्यों घूर रही है? सीलिंग मुझसे ज्यादा हैंडसम है क्या? उद्धरण चिन्ह। तभी उसकी नजर अनंत की कमर पर पड़ा। अनंत जो सीलिंग को घूरे जा रही थी। आदित्य के गाल गुलाबी होने लगे क्योंकि अनंत की टी शर्ट ऊपर की तरफ थोड़ी खिसक गई थी जिससे उसकी कमर दिखाई दे रही थी। आदित्य को बहुत शर्म आ रही थी। उसने अपने दोनों हाथों से अपनी आंखें बंद कर ली। वो मन में बोला, कभी भी किसी लड़की को ऐसे नहीं देखना चाहिए, इट्स बैड मैनर्स। और कुछ सोचते हुए बोला, पर ये तो मेरी चोरनी है, मैं तो इसे देख सकता हूँ। पर
और उसने अपने आंखों से अपने हाथों को हटाया और अपनी निगाहें अनंत की कमर पर टिका ली और उसके मन में एक खुराफाती आइडिया आया। उसने अपनी एक उंगली से अनंत के कमर को टच किया और जल्दी से उंगली हटाई, पर अनंत अपनी सोच में इस कदर गुम थी कि उसे होश ही नहीं था। आदित्य ने दोबारा टच किया और जल्दी से हटाया। फिर उसने अपने पॉकेट से मार्कर पेन निकाला जो वह हमेशा से पकड़कर घूमता था, क्योंकि उसे हमेशा से खुराफाती करना ही होता था। उसने उसका ढक्कन खोला और फिर अनंत की कमर पर उस मार्कर पेन से कलाकारी करने लगा, पर तब तक अनंत को कुछ गड़बड़ महसूस हुआ और उसने देखा कि उसका क्यूटी क्या कलाकारी कर रहा है। उसने उसका हाथ पकड़ लिया तो आदित्य घबराई नजरों से अनंत को देखने लगा जो उसे घूर रही थी। वह बोली, तुम क्या कर रहे थे और तुम ऐसे कैसे घुस आए? आदित्य दांत दिखाते हुए बोला, तुम्हारी कमर ना बहुत सॉफ्ट है। अनंत ने उसे झटके से खींचा। आदित्य उसके ऊपर गिर गया और अनंत को आंखें बड़ी करके देखने लगा। अनंत डेविल स्माइल के साथ बोली, रियल मतलब क्यूटीई ने मेरी कमर को टच किया। तुम्हारी तो बहुत हिम्मत बढ़ती जा रही है क्यूटीई। ये सुनकर आदित्य हकलाते हुए बोला, नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने बस 2 बार एक उंगली से टच किया था और कुछ नहीं किया मैंने। अनंत बोली, एक उंगली से टच करने पर पता चल गया कि मेरी कमर सॉफ्ट है। ये सुनकर आदित्य चुप हो गया। अब उसे पछतावा हो रहा था कि क्यों उसने सांप के बिल में हाथ डाला। वो उसके ऊपर से उठते हुए बोला, मैं जा रहा हूँ, और उठ ही रहा था कि अनंत ने तेजी से रिएक्ट किया और आदित्य को कमर से पकड़कर नीचे पलट दिया। अब अनंत आदित्य के ऊपर थी और बेचारा आदित्य घबराए हुए खरगोश की तरह उसके नीचे था और अपनी आंखों की पुतलियों को गोल गोल घुमा रहा था। आदित्य इस वक्त बहुत क्यूट दिखाई दे रहा था। वैसे भी वह सबसे क्यूटेस्ट पसंद था। अनंत ने उसके ऊपर से ही बेड पर अपनी कोहनी टिकाई और एक हाथ से आदित्य के माथे पर आए बालों को हटाया और उसके गाल को पिंच करते हुए बोली, तुम्हें पता है तुम कितने क्यूट हो, देखते ही मन करता है कि तुम्हें खा जाऊं। ये सुनकर आदित्य का गलत सूख गया। वह बोला, अब मैं कोई खाने की चीज नहीं हूँ। मैं इंसान हूँ, कोई चॉकलेट, पिज्जा, बर्गर, आइसक्रीम नहीं हूँ जो तुम्हें मुझे देखते ही खाने का मन करता है। अगर मैं तुम्हें चॉकलेट, आइसक्रीम दिखाई देता हूँ तो जरूर तुम्हारी आंखों में प्रॉब्लम होगा, जरूर तुम्हारी आंखें खराब होंगी, तुम्हारी आंखें किसी बीमारी का शिकार होगी, तुम्हें अच्छे से डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आदित्य मन में बोला, क्या मैं हमेशा से चॉकलेट, आइसक्रीम, इतनी स्वीट चीजें खाते रहता हूँ, इसलिए कहीं मैं इसको चॉकलेट, आइसक्रीम तो नजर नहीं आता, इसलिए यह मुझे खाने की बात कर रही है। अनंत मुस्कुराए और बोली, बहुत खुराफाती करते रहते हो ना, मुझे अच्छे से पता है तुम अभी भी यही कर रहे थे। और आदित्य ने जो मार्कर पेन पकड़ रखा था वह पकड़ लिया और बोली, चलो अब तुम पर ड्राइंग करते हैं। ये सुनकर आदित्य उसे आंखें बड़ी करके देखने लगा और बोला, ओह हेलो, मैं जीता जागता इंसान हूँ, कोई ड्राइंग शीट नहीं हूँ, ना कोई कैनवास जिस पर तुम ड्राइंग करोगी। अनंत ने उसे आंखें दिखाए और बोली, अच्छा मेरी कमर तो तुम्हारी स्केच बुक है ना, जिस पर तुम अभी कलाकारी कर रहे थे। उसने अपनी आईब्रो उचकाते हुए कहा। ये सुनकर आदित्य अपनी आंखों की पुतलियों को गोल गोल घुमाने लगा और बोला, वो तो मैं बस तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर टेस्ट कर रहा था। आदित्य खुद जानता था कि अनंत को अपने इतनी करीब देखकर उसके हॉटबिट्स ऊपर नीचे हो रही थी, पर वह अपने चेहरे से जता नहीं रहा था कि उसकी हालत खराब हो रही थी। वह बोला, मेरे ऊपर से हटो, कितनी भारी हो तुम, मैं छोटा सा प्यारा सा खरगोश जैसा इतना क्यूट लड़का तुम्हारे वेट के नीचे आकर मर जाऊंगा। अनंत ने उसे कुछ नहीं कहा और मार्कर पेन को देखा, फिर दूसरे हाथ से भी उसने आदित्य का चेहरा पकड़ लिया और उसके लेफ्ट गाल पर मार्कर पेन से ड्राइंग करने लगी। उसने आदित्य के गाल पर डोरेमोन बना दिया था। आदित्य बोला, तुम क्या कर रही हो, ऐसा करना बंद करो, मुझे अपना फेस बहुत पसंद है, तुम मेरा फेस गंदा नहीं कर सकती, रुको। पर अनंत ने तो बना दिया था। वह रुक गई और मुस्कुराए और वहीं आदित्य उसे घूर रहा था। बेचारा पहले से ही उसका दिल धक धक कर रहा था, अब उसकी जान सूख रही थी। अनंत बोली, इट्स परफेक्ट क्यूटीई। आदित्य नाराज होते हुए बोला, इट्स नॉट परफेक्ट, तुमने मेरे गाल पर क्या बनाया है, आज तक मैंने अपने चेहरे पर एक दाग तक नहीं लगने दिया है, तुमने ऐसा क्यों किया, अगर मेरे गाल पर पिंपल आ गए तो नो
नो नो, आई हेट पिंपल। मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखूंगा, मेरी क्यूटनेस कम हो जाएगी। तुमने क्या किया चोरनी? अनंत ने उसके राइट गाल पर अपने होंठ रखे तो आदित्य एकदम से चुप हो गया। फिर अनंत ने उसके चेहरे को पकड़ा और बोली, तुम्हारी क्यूटनेस कभी कम नहीं होगी, तुम सबसे क्यूट हो मेरे क्यूटी। और दोबारा उसके गाल पर किस किया। आदित्य कुछ सोचते हुए बोला, क्यूटी, पर ये तो लड़कियों को बोलते हैं ना, मैं तो लड़की नहीं हूँ, तुम मुझे क्यूटी बोलना बंद करो। मैं लड़कियों के नाम नहीं रखता, इसलिए तुम मुझे क्यूटी बोलना बंद करो। अनंत उसे अपनी आंखों में मोहब्बत लिए हुए देख रही थी। आदित्य ने अपने दोनों हाथों से उसके कंधों को दूर करने के लिए पकड़ा ही था कि अनंत ने उसके फोरहेड पर अपने होंठ रखे। आदित्य रुक गया और अनंत को देखने लगा। फिर अनंत ने उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। आदित्य की आंखें फैल गई। हॉस्पिटल में अश्वत्थ ने आज पूरे दिन तिया से बात नहीं की। इस वजह से तिया का मूड खराब हो गया था और वह चिड़चिड़ी हो गई थी और कोई ना कोई चीज फेंक रही थी। फिर भी अश्वत्थ ने उस पर ध्यान नहीं दिया। अब तो तिया रुआंसी हो गई थी पर रो नहीं रही थी। वह अश्वत्थ को देखने लगी और सोचने लगी कि अब वो भी अश्वत्थ से बात नहीं करेगी और आनंद फैमिली के साथ चली जाएगी। उद्धरण चिन्ह। और फिर उसने अश्वत्थ को देखना बंद कर दिया। दोस्तों आज के लिए इतना ही। राधे राधे दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।